नमस्कार। चर्चा में है एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर की आज लगातार चर्चा हो रही है और मैं देख रहा हूं जब से ये विषय आए हैं, कुछ विषय कोर्ट से निकल कर आए हैं, कुछ राजनीतिक दलों से निकल कर आए हैं, कुछ और भी ऐसे विषय हैं जो कि कहा जा सकता है कि समाज के उन बिंदुओं से निकल कर आए हैं, उन हिस्सों से निकल कर आए हैं जिन पर लगातार चर्चा होती रही है। आज भी इस पर चर्चा हो रही है। मैंने जैसा एक बार आपसे एक विषय पर कहा था कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो लगातार हमारे साथ बने होते हैं, अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग समय उसकी अलग अलग व्याख्या होती है और उन व्याख्याओं का उस समय एक अलग निष्कर्ष होता है। आधुनिक समाज उसे किसी और दृष्टि से देखता है, पुरातन समाज उसे किसी और दृष्टि से देखा करता था। लेकिन इस बीच जब संविधान की सर्वोच्चता है तब ऐसे विषय होते हैं, वो एक चुनौती होते हैं। हालांकि किसी भी प्रकार की कुरीतियों का समाधान करना, उसका निदान करना, उन्हें समाज से उनसे मुक्त करना, समाज को उन कुरीतियों से मुक्त करना, ये कानून के साथ साथ समाज का भी काम है, समाज का भी दायित्व है। समाज बोध भी यही कहता है कि उन कुरीतियों को दूर किया जाए। तो देखिए, बाल विवाह का एक ऐसा विषय है जो कि काफ़ी पुराना विषय है। बाल विवाह को लेकर तमाम प्रकार की आप बातें सुनते रहे होंगे, आपने बहुत सी कहानियां भी सुनी होंगी, आपने बहुत से किस्से भी सुने होंगे। इसके बहुत से ऐसे आपने पक्ष भी देखे होंगे और सुने होंगे कहानियों, किस्सों में, घटनाओं में, जो कि ये बताता था कि उस वक्त ये स्थिति जब थी तब इसके जो नकारात्मक प्रभाव होते थे और इसका समाज पर जो एक विपरीत असर होता था, वो कैसे एक प्रकार से समझिए कि पूरा का पूरा, पूरी की व्यवस्था को प्रभावित करता था। हालांकि आज़ादी से पहले ही 1929 में ही एक नियम बना था अंग्रेजों के समय में, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में आया था। मतलब अंग्रेजों के काल में आया था जब उनका शासन हुआ करता था। तब भी यही था कि इसे कुरीति माना गया था और समाज के वर्ग के बहुत से लोगों ने इस दिशा में काम किया था। बड़े बड़े नाम यहाँ पर आते हैं। लेकिन अब जब आगे बढ़ता है, देश आज़ाद होता है, ये कुछ कहा जाए कि कुरीतियाँ साथ ही चलती आती हैं। हालांकि इन पर कानून का शिकंजा तो है, कानून का इन पर नियंत्रण साधने का एक औजार तो है, हथियार तो है, लेकिन फिर भी ये चली आती हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो कुरीति माने जाते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनमें कि समाज की भागीदारी और समाज की सक्रियता अत्यंत आवश्यक होती है। मतलब समाज को और समुदायों को इसमें सम्मिलित किए बिना, उनके समन्वय के बिना, एक प्रकार के सामंजस्य के बिना इन्हें दूर कर पाना, ये माना जाता रहा है। मैं बात भी करता था बहुत से जानकारों से कि सिर्फ ये कानून का विषय नहीं हो सकता या फिर ये कानून के लिए संभव नहीं है। अब ये मामला कहाँ से निकल कर आया है, जब एक कहा जाए गैर सरकारी संगठन है, उसने ये डाली थी याचिका, सोसाइटी फॉर एनलाइटमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन। इसने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं। जो बात कही है उसमें बात ये है, बड़ी बात यह है कि बाल विवाह के खिलाफ बने कानून को, मतलब बाल विवाह निषेध कानून जो है, उसके खिलाफ जो बने कानून है, उसे पर्सनल लॉ से बाधित नहीं किया जा सकता। मतलब जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनके जो अपने पर्सनल लॉ हैं, तो ये कहा है कि उन पर उन्हें इससे बाधित नहीं किया जा सकता। मतलब इनकी उस पर सर्वोच्चता होगी, ये समझा जा सकता है इस रूप में, जैसा समझ पा रहा हूँ। और इसमें दूसरी भी एक बड़ी बात कही थी कि यह एक ऐसा जो अधिकार होता है, युवाओं का अधिकार होता है, उस अधिकार को खत्म करता है। बच्चों का जो अधिकार होता है कि अपनी इच्छा से, अपनी स्वतंत्रता के साथ जीवन साथी का चुनाव, उसे ये बाधित करता है। क्या? बाल विवाह। तीसरा जो विषय था कि रोकथाम की रणनीति अलग अलग समुदायों के अनुसार बनाई जाए। देखिए, यहां पर भी कोर्ट ने, जैसा मैं समझ पाया हूं, यहां पर समुदायों की भागीदारी और सामाजिक भागीदारी, मतलब समुदायों की सामाजिक भागीदारी को भी यहां पर चिन्हांकित किया है, उनके भी महत्व को चिन्हांकित किया है कि उन्हें भी साथ में लिया जाए। और इससे भी एक बड़ी बात है जो कि कही गई है कि जो अधिकारी इसकी रोकथाम में लगे हैं, मतलब इससे जुड़े जो अधिकारी हैं, जो इस विषय को एक तरीके से देखते हैं, इस विषय से जुड़ी हुई
जो भी घटनाएं होती हैं उस पर वो कार्रवाई करते हैं। कुल मिलाकर जो उसके प्रवर्तक हैं इस पूरी मामले से जुड़े हुए, उनका प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है, मतलब वो प्रशिक्षित होने चाहिए। तब ये कुछ विषय हैं जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं। ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी भी इसके अस्तित्व पर और इसके कहा जा सकता है कि अभी भी इसकी उपस्थिति पर एक प्रकार से कोर्ट ने जो बातें कही हैं, बहुत से दिशा निर्देश भी दिए हैं। ये जो बातें कही हैं यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ हैं और जस्टिस जे.बी. पारदीवान हैं और जस्टिस मनोज मिश्रा हैं, इनकी ये पीठ है जिसमें कि ये बातें हुई हैं और इसकी चिंता के साथ साथ इसमें कुछ नियंत्रण के उपाय भी बताए गए हैं। कुल मिलाकर यह विषय इसलिए आज चर्चा में है। चलिए अब बात कर लेते हैं चुनावों की। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, इस बात की मैंने चर्चा की थी कि विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, साथ ही साथ कुछ राज्यों में उपचुनाव की भी घोषणा हो चुकी है। महाराष्ट्र और झारखंड में ये चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में जैसा मैंने पिछली चर्चा के दौरान कहा था कि सीट शेयरिंग का एक फार्मूला बन गया है, आज ये बिल्कुल स्पष्ट है सीट शेयरिंग कैसी होगी। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही साथ वहाँ पर और भी जो साथी दल हैं, साथी घटक दल हैं, उन्हें भी स्थान दिया गया है। 2 सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी और 1 सीट जो है वो चिराग पासवान को दी गई है। उनकी लोक जनशक्ति पार्टी है, पासवान ग्रुप, उससे 1 सीट दी गई है। तो कुल मिलाकर ये एक पूरा समीकरण है और साथ ही साथ जो 10 सीटें हैं, एक बड़ी भागीदारी दी गई है। जो झारखंड स्टूडेंट्स जो संगठन है उनको ये 10 सीटें दी गई हैं। तो अब ये जो पूरा समीकरण बन रहा है कुल मिलाकर, अब महाराष्ट्र की भी स्थिति देखिए। महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी है, महाराष्ट्र में अब भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ने जा रही है तो उसके साथी तो स्पष्ट है, बिल्कुल साथ में ही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे हैं, अजीत पवार हैं। तो अब जब यहाँ पर बातें हो रही हैं, एक तरीके से मिलजुल कर रणनीति बन रही है, तो मैं जो देख रहा हूँ वहाँ रणनीति जो है एमडीएम समझ लीजिए, ये एक फार्मूला है जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैंने अभी समझा है। एमडीएम एक फार्मूला है जिस पर कि ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसमें है एक एम है मराठा, मतलब मराठा वोटर्स को साधने की कोशिश, जो कि एक बड़ा हिस्सा है महाराष्ट्र में। देखिए, जैसा कि रणनीति का हिस्सा था भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा में उन्होंने गैर जाट को साधा, क्योंकि वो समझ पा रहे थे कि अगर जाटों को साधा जाता है तब वो स्थिति नहीं बन रही है, वो परिणाम आते नहीं दिख रहे हैं। तब उन्होंने गैर जाट को साधा और मैं इस विषय पर आगे भी चर्चा करूंगा कि आगे इस दिशा में सरकार और आगे कैसे बढ़ रही है हरियाणा में। लेकिन अभी महाराष्ट्र में, जैसे कि हरियाणा में गैर जाट को साधा, वहाँ पर अब महाराष्ट्र में मराठा वोटर्स को साधने की कोशिश हो रही है। एक एम ये हो गया। डी जो हैं वो दलित हैं, क्योंकि दलितों ने जिस प्रकार से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, वो यहाँ भी उन्हें साधने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उनका गठबंधन। और जो तीसरा है एमडीएम में, जो तीसरा एक बिंदु है, एम है, वो मुस्लिम वोटर्स हैं। मतलब मुस्लिम वोटर्स को भी साधने की कोशिश इस बार ये गठबंधन के माध्यम से किया जा रहा है, क्योंकि अजीत पवार का जैसा बयान भी आया है कि उनके हिस्से में जितने सीट आएंगी, ऐसा मैं बयान कहीं किसी के माध्यम से सुन रहा था कि ऐसा बताया गया है कि उनके हिस्से में जितनी भी सीट आएगी गठबंधन के साथी के रूप में, उसका 10% वो मुस्लिम वोटर्स को देंगे। और साथ ही साथ अभी जो एक विषय और भी आया था कि मदरसा टीचर्स के वेतनमान में बड़ी वृद्धि की गई थी, एकनाथ शिंदे की सरकार ने उसमें बड़ी वृद्धि की है। तो ये कुछ हैं जिन्हें कि एक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है कि किस तरीके से इन्हें साधा जाएगा और महाराष्ट्र में क्या स्थिति बनेगी। तो एक तरीके से एक रणनीति वही दोहरा रही है अब भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के साथी महाराष्ट्र में। एक विषय और मैं लेता हूं जो कि बड़ा विषय है। 2022 में, सितंबर 2022 में एक बड़ा दृश्य देखने को मिला था, जब दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में जो सुनवाई चल रही थी, उसके तहत जो सुनवाई चल रही थी, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी। वो एक पहला विषय था। ये दिन था 27 सितंबर 2022, मतलब संविधान पीठ की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी।
अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने, जो जितने भी मामले हैं उनकी सुनवाई होगी तो उसका सीधा प्रसारण किया जाएगा, इस बात का निर्णय लिया गया है। और इससे संबंधित जो ऐप है, जो जिसके माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग होगी, उस ऐप का परीक्षण भी अंतिम चरण में है, ऐसा बताया जा रहा है। तो अब इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, उनकी पहल पर ये बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके पीछे मंशा भी यही है, यही हो सकती है कि जो देश के कोने कोने में बैठे लोग हैं, अलग अलग हिस्सों में बैठे लोग हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे लोग हैं, जो कि इन सब बातों से अनभिज्ञ हैं, जिनके लिए ये माना जाता है और देखा जाता है और सुना भी जाता है कि वो एक बड़ा, एक कहा जा सकता है ऐसा बड़ा विषय होता है जिससे कि वो बिल्कुल जीवन भर अनजान रहते हैं या फिर समझ नहीं पाते हैं। तो उनके लिए एक ये बड़ा अवसर होगा, जबकि कहीं से भी बैठकर, देश के कोने के किसी हिस्से से भी बैठकर वो सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही देख सकेंगे, उसका सीधा प्रसारण देख सकेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो जस्टिस, जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, वो शायद 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और जस्टिस संजीव खन्ना जी उनकी जगह लेंगे मुख्य न्यायाधीश के रूप में। लेकिन जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो हैं मुख्य न्यायाधीश, उन्हें माना गया है कि वो, उनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ रहे हैं, वो हमेशा व्यवस्थाओं में सकारात्मक परिवर्तन के पक्षधर रहे हैं। और ये भी माना जाता है कि न्यायालयीन कार्यों में जो सुगमता लाने के लिए, जो न्यायालयीन कार्य है उसमें सुगमता लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए उन्होंने कई बड़े काम किए हैं, जिसमें कि जो केसों का जो आवंटन होता है वो भी शामिल है और त्वरित सुनवाई का विषय भी शामिल है, जो विषय ये भी दोनों शामिल हैं। तो ये कुछ काम उन्होंने किए हैं। और अब ये जो दूसरी बात बता रहा हूँ वो ये है। अब एक विषय और आ रहा है जिसकी मैं आपसे चर्चा कर लूँ। बात ये है कि हरियाणा में नायब सैनी सरकार बन चुकी है। सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक हुई। जब बैठक होती है तो कुछ बड़े निर्णय लिए जाते हैं। उनमें से एक निर्णय ऐसा है जिसकी चर्चा हो रही है, जो मैं पढ़ रहा था। एक निर्णय ऐसा है जिसकी चर्चा हो रही है, वो ये है कि अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण किया जाएगा। ये कैबिनेट में फैसला हुआ है। मतलब ये वही आदेश है जो कि कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और राज्यों को ये अधिकार दिया था कि वो इसे लागू कर सकते हैं। इसके पीछे जब उस समय ये बात चली थी, बड़ी बहस भी चली थी, कुछ वर्गों ने इसका विरोध भी किया था। हम देख रहे थे उस समय कुछ भारत बंद या फिर स्थानीय स्तर पर बंद का भी आह्वान किया गया था। मतलब इसको एक दूसरी नज़र से देखने की कोशिश की गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो वही होता है जो कि सबके लिए मान्य होता है और यही कहा जाता है, मैंने तो यही सुना है। लेकिन फिर भी अब ये जब विषय आया है तो उसमें अनुसूचित जातियों, जो अब देखिए इसमें विषय यही था कि अनुसूचित जातियों में और अनुसूचित जनजातियों में जो जातियां हैं, इसके भीतर के इस वर्ग के जो उपवर्ग हैं, मतलब इसकी जो और भी जातियां हैं जो कि आरक्षण के लाभ से वंचित रह गई हैं, मतलब जहां पर आरक्षण का उन्हें फायदा नहीं पहुंचा है, तो उनके लिए एक अलग कोटा तय किया जाएगा। ये निर्णय लिया गया है इस कैबिनेट की बैठक में। जो मैं समझ रहा हूँ यही निर्णय लिया गया है कि उनके लिए अलग से एक कोटा तय किया जाएगा और फिर उन्हें उस आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उस वक्त फैसला दिया था, उनकी सरकार उस फैसले का सम्मान करती है और यह राज्य सरकारों को अधिकार था कि वो ये व्यवस्था करे। तो अब जैसा कि कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव पास हुआ है, इस पर मुहर लगी है, निर्णय लिया गया है, तो अब जो अनुसूचित जातियों के उपवर्ग हैं, उपवर्गीकरण है, इसकी व्यवस्था हरियाणा में जल्द शुरू होगी, ऐसा माना जा रहा है। इस निर्णय से तो यही दिखाई देता है। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।